कैबिनेट विस्तार है। इसमें दो दो तीन चीज़ें। एक तो उन्होंने नॉर्थ बंगाल को बढ़िया प्रतिनिधित्व दिया है, जो कि कोर हाँ, एरिया रहा है, कोर एरिया है, बीजेपी का बीजेपी कोर एरिया रहा जी। है। मतलब जब से बीजेपी वहाँ मजबूत हुई है हम्म तब से बीजेपी के समर्थन में हम्म नॉर्थ बंगाल रहा। हम्म तो उन्होंने नॉर्थ बंगाल को बढ़िया दी। कोलकाता जो टीएमसी का गढ़ है, कोलकाता हावड़ा के इलाका, ठीक है। तो उस इलाके से भी उन्होंने मंत्री बनाए। चर्चा थी कि कुछ सेलिब्रिटी फेस जैसे रूपा गांगुली और कई सेलिब्रिटी फेस इनको बनाया जा सकता है, उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। तो साफ संदेश दिया कि हम जातीय समीकरण पे बात कर रहे हैं, हम क्षेत्रीय समीकरण पे बात कर रहे हैं। चेहरे जो बुरी स्थिति में भी साथ रहे हैं, हम उनको भी तवज्जो दे रहे हैं। अब सीधा संदेश यही है कि आप अगर दूसरी पार्टी से हो और बीजेपी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी में जो अपोजिशन के खिलाफ आप बड़े स्टैंड ले रहे हैं, बेबाक बोल रहे हैं, तो हम आपको मौका देंगे। शुभेंदु अधिकारी एज ए चीफ मिनिस्टर, आज अर्जुन सिंह ये भी मंत्री रह चुके हैं। अच्छा। तो इन लोगों को मंत्रालय संभालने का अनुभव है। बाकी जो नए बने था कि एक सीनियर मंत्री के साथ जूनियर मंत्री, तो मतलब ये उन्होंने अनुभव के आधार पे उनको बांटा है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु सरकार ने आखिरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। 35 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 13 कैबिनेट मंत्री, 22 राज्य मंत्री शामिल हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन मंत्री बना, असल वजह यह है कि किस राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को साधने के लिए किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि इस कैबिनेट में एक तरफ घरेलू सहायिका से विधायक बनी कलिता माझी की जगह मिली है, तो दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार और विचारक स्वप्न दास गुप्ता को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। खेल जगत से भी एक बड़ा नाम शामिल हुआ है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को मंत्री बनाकर बीजेपी ने खेल और युवा वर्ग को भी संदेश देने की कोशिश की है। वहीं बैरकपुर की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखने वाले अर्जुन सिंह को कैबिनेट में शामिल कर पार्टी ने औद्योगिक बेल्ट और उत्तर 24 परगना के राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने का संकेत भी दिया है। तो अगर पूरी तस्वीर देखें तो शुभेंदु अधिकारी की टीम में सामाजिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय संतुलन, संगठन के पुराने चेहरों का सम्मान और 2031 तक की राजनीतिक रणनीति, इन सभी बातों का मिश्रण दिखाई देता है। महिला प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय, शहरी वोट बैंक, उद्योग क्षेत्र और संगठन के वफादार नेताओं सभी को साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल में नजर आती है। तो क्या यह सिर्फ कैबिनेट विस्तार है या फिर बंगाल की राजनीति में बीजेपी के अगले बड़े मिशन की शुरुआत? इसी पर करेंगे चर्चा। विश्वनाथ सुमन नवभारतटाइम्स.com से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो विश्वनाथ जी, एक एक करके चुन चुन के इस कैबिनेट में बीजेपी ने सारे समीकरणों को साधने की, ऐसा लगता है कि कोशिश की है, और उन लोगों को बीजेपी नहीं भूली है जिनके दम पर, जिन कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी कलकत्ता में बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। इस जो आज का कैबिनेट विस्तार है, इसमें दो तीन चीजें। एक तो उन्होंने नॉर्थ बंगाल को बढ़िया प्रतिनिधित्व दिया है, जो कि कोर एरिया रहा है, कोर एरिया है, बीजेपी का कोर एरिया रहा है। मतलब जब से बीजेपी वहां मजबूत हुई है तब से बीजेपी के समर्थन में नॉर्थ बंगाल रहा। तो उन्होंने नॉर्थ बंगाल को बढ़िया दी। उसके बाद उन्होंने जो भविष्य को देखते हुए कोलकाता जो टीएमसी का गढ़ है, कोलकाता हावड़ा के इलाका, ठीक है, उस इलाके से भी उन्होंने मंत्री बनाए। इसके अलावा इसमें एक चीज खासियत रही, जैसे पहले चर्चा थी कि कुछ सेलिब्रिटी फेस जैसे रूपा गांगुली और कई सेलिब्रिटी फेस इनको बनाया जा सकता है, उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। तो साफ संदेश दिया कि हम जातीय समीकरण पे बात कर रहे हैं, हम क्षेत्रीय समीकरण पे बात कर रहे हैं, हम अपने जो हमारे ऐसे चेहरे जो बुरी स्थिति में भी साथ रहे हैं, हम उनको भी तवज्जो दे रहे हैं। तो कई तरह के संदेश बीजेपी ने अपने इस मंत्रिमंडल विस्तार से उन्होंने दे दिया है। और अब आपको पता ही होगा कि अब इनके पास सिर्फ 3 सीटें वेकेंट हैं। 41 सीटें इन्होंने भर दी हैं। और ये सर जो रिशफलिंग अगर कहीं भी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पे होती है तो आप 1.5-2 साल तो मान लें कि परफॉर्मेंस देखे जाएंगे। तो इस कुल मिलाकर उन्होंने 2 साल के लिए बता दिया, 1.5-2 साल के लिए, कि भाई देखो ये हमारी टीम है, जो हमारे पुराने लोग थे, जो झाड़ू चेहरे जिनको कह सकते हैं, उन सबको हमने मौका दिया है। तो इनका पूरा एक आप कहें तो ये आज के लिए
और भविष्य के लिए भी पूरी तैयारी है इसके। मतलब आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी तैयारी है, और अभी तो लोकल बॉडीज वगैरह के भी, पंचायत के भी चुनाव हाँ, तो पश्चिम बंगाल में होने ही हैं। हाँ, होने ही है। उस तरह से बीजेपी अपना जनाधार इंटैक्ट रखने के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए तैयारी करी। लेकिन कलिता माझी के नाम को जिस तरह से चौंकाया था कि भाई एक डोमेस्टिक हेल्पर को बीजेपी ने टिकट दिया, वो विधायक बन गई और अब उनको मंत्री भी बना दिया। तो ये कलिता मांझी हमेशा से बीजेपी के लिए एक आइकॉनिक फेस रही है। वो टीएमसी के खिलाफ संघर्ष का चेहरा रही है। और आप ऐसे चेहरे को अगर मंत्रिमंडल में लाते हैं तो जाहिर है कि मंत्री हैं तो आए दिन उनके नाम लोगों के बीच जाए। एक विधायक के तौर पे तो जाता ही है, मगर एक विधायक जब विवादित बयान दे या कुछ ऐसे करे बहुत, मगर मंत्री के मुकाबले कम है। अब ये मंत्री हैं, इनके विभाग से फैसले होंगे, कुछ अच्छे फैसले होंगे, कोई बड़े फैसले होंगे, अखबारों में इनके समीक्षा होगी, इनके आलोचना होगी, इनका समर्थन होगा। कुल मिला के जो मांझी हैं, कलिता मांझी, वो जब तक मंत्री हैं तब तक इनके वोटर को स्ट्राइक करती रहेगी कि देखो इस चेहरे को भी मंत्री बना सकती है बीजेपी। और इनका जो वोटर वर्ग है, मैं बता रहा हूँ, उत्तर बंगाल और जो वोटर वर्ग है, जो निचले तबके के वोटर, जो मिडिल क्लास वोटर भी नहीं, मैं निचले तबके की वोटर की बात कर रहा हूँ, तो उन वोटरों को भी लगा कि यार जब कलिता मांझी बीजेपी में मंत्री बन सकती हैं तो बीजेपी में सब कुछ संभव है। तो इस तरह की जो मैसेजिंग है वो कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने दे दी है। अर्जुन सिंह का नाम भी एक चौंकाने वाला है कि टीएमसी में थे, उसके बाद वहां आ गए, तो और उनको एक तरह से बाहुबली के तौर पर भी माना जाता है बंगाल की राजनीति में। देखिए वो इंडस्ट्रियल एरिया से है, उत्तर 24 परगना के इंडस्ट्रियल एरिया, उनकी अच्छी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात है उनको जितनी पकड़ बांग्ला भाषियों में है उतनी पकड़ हिंदी भाषी बिहार और पूर्वांचल के जो लोग वहाँ हैं वहाँ उसमें भी उनकी अच्छी पकड़ है। वो बीजेपी में आए थे और ये इनकी दूसरी बार वापसी हुई है। वो टीएमसी से बीजेपी में आए, फिर बीजेपी छोड़ दी, फिर वो बीजेपी में आए। और तो मगर उनके साथ सबसे जो आपने बताया ना वो दबंग, तो जो टीएमसी से लड़ने के लिए योद्धा टाइप कुछ तो थोड़ा मसल पावर वो उनके पास थी। आपको याद होगा इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, टीएमसी नेता का से इनका वो वार्तालाप हो रही थी, बातचीत हो रही थी और दोनों को उंगलियों को इशारा करके बात कर रहे हैं। बाद में टीएमसी नेता का आया कि उनकी परेड हुई है। तो ये बताता है कि भाई जो नेता बीजेपी के लिए संघर्ष कर सकता है, लड़ सकता है, तो बीजेपी उसको पुरस्कृत भी कर सकती है, करेगी। अब सीधा संदेश यही है कि आप अगर दूसरी पार्टी से हो और बीजेपी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, बीजेपी में जो अपोजिशन के खिलाफ आप बड़े स्टैंड ले रहे हैं, बेबाक बोल रहे हैं, तो हम आपको मौका देंगे। देखिए इन्होंने भी अभी मंत्री बनने के साथ एक ट्वीट किया। अच्छा, ट्वीट किया उन्होंने तमाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी, देश अध्यक्ष सबको, लास्ट में उन्होंने लिखा जय श्री राम। अच्छा तो ये लाइन मतलब विरोधियों के लिए थी, विरोधियों के लिए थी। तो अब है कि उन्होंने इनकी आइडियोलॉजी को भी एक तरह से एक्सेप्ट किया, फॉलो किया। ये वही लोग थे किसी जमाने में टीएमसी के जमाने में ये सीधा सीधा बीजेपी को रोक रहे थे, मगर आए और जीत के आए, जितवा के आए, बड़ी जीत में। ये अशोक डिंडा भी एक चौंकाने वाला नाम कि भाई एक तेज गेंदबाज, भारतीय नेशनल टीम में भी वो हिस्सा रहे हैं क्रिकेट में, दूसरी तरफ आईपीएल में भी बड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस केकेआर के तौर पर गेंदबाज वो रहे हैं। तो इनके पीछे क्या समीकरण? देखिए इनके पीछे इनको लाने का ये सेलिब्रिटी फेस इनको मत मानिए, इनको सेलिब्रिटी फेस मानना जाती हो जाए। अशोक डिंडा जब बीजेपी की राजनीति में आए तो पिछली बार भी विधायक थे, इनकी दूसरी जीत है। अच्छा, और जब एज ए विधायक इन्होंने होता कि बीजेपी का मोर्चा थामे रखना, ये इन्होंने बीजेपी का मोर्चा थामे रखा। और चूंकि खेल से जुड़े हैं, क्योंकि जैसे बाबुल सुप्रियो वगैरह चले गए थे वापस, कुछ और नाम भी चले गए थे, मगर ये जुड़े रहे और बने रहे, टिके रहे, और न सिर्फ टिके रहे, ग्राउंड पे इन्होंने काम किया। अच्छा, दूसरी दूसरी बात ये रही कि जब आपको विवाद हुआ था, अभी जब फुटबॉलर आए थे मैसी, विवाद हुआ था कोलकाता में, तो स्टेडियम में विवाद हुआ था कि भाई आपने पैसे तो ज्यादा ले लिए लेकिन उसके बाद आपने झलक दिखलाई नहीं उनकी, और कुछ तो जो भी विवाद हुआ, उस विवाद में जो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने बढ़िया सदन के भीतर और सदन के बाहर डिफेंड किया। आपको याद होगा टीएमसी के शासन में मनोज तिवारी मंत्री हुआ करते थे,
करते थे, मनोज तिवारी, वो भी क्रिकेटर रहे। हाँ, वो मतलब वो टीएमसी वाले मनोज तिवारी, ये TMC बीजेपी के बीजेपी दिल्ली वाले मनोज TMC तिवारी के नहीं। मनोज तिवारी वहाँ मंत्री रहे, हम्म, वो टीएमसी के शासन में, और खेल एवं युवा मामलों के ही मंत्री रहे। वही मनोज तिवारी जो क्रिकेटर हैं, हाँ, और क्रिकेटर। जो खुलकर महेंद्र सिंह धोनी की वो एक तरह से कहें कि कहते हैं कि उनकी वजह से मैं अपना करियर लंबा नहीं कर पाया, विराट कोहली का वो नाम वो लेते बहुत हैं। बहुत ठीक है बात। क्रिकेटरों को हाँ, तो मनोज तिवारी मंत्री टीएमसी में थे। टीएमसी में थे। तो अब इनके जवाब में इनको एक वैसे ही कद का आदमी जो पार्टी का कार्यकर्ता हो, काम किया हो, तो वैसे लोगों को इन्होंने सम्मानित किया एक तरह से। खेलों के लेकर क्रेज भी है ना। अब आप अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जितना फुटबॉल का क्रेज है, क्रिकेट का तो खैर पूरे हिंदुस्तान में क्रेज है, लेकिन फुटबॉल की राजधानी एक तरह से कोलकाता है हमारे देश में। यही है कि सेलिब्रिटी निकलते हैं तो क्रिकेट से निकलते हैं, और क्रिकेटर ही कहीं अब देख लें हर एक जगह क्रिकेटरों को ही मौका मिलता है, मंत्री, विधायक, सांसद। अब विश्वनाथ जी, बस आखिर में ये कि आपने जिम्मेदारी तो ले ली, आपने संघर्ष किया अपनी पार्टी के लिए, आप विधायक बनकर आ गए, आपको फिर तोहफा मिला या जिम्मेदारी भी मिली कि आपको मंत्री पद संभालने के बाद काम करना है। हाँ। तो चुनौतियां तो होंगी, आप इन एक्सपीरियंस हैं, और टीएमसी और ममता बनर्जी जैसा विपक्ष आपके सामने खड़ा हुआ है। देखिए, इस मंत्रिमंडल में 2-3 मंत्री ही हैं जो पहले बंगाल में मंत्री रह चुके हैं। एक तो खुद शुवेंदु अधिकारी एज ए चीफ मिनिस्टर, आज अर्जुन सिंह, ये भी मंत्री रह चुके हैं। अच्छा। तो इन लोगों को मंत्रालय संभालने का अनुभव है। बाकी जो नए बने उनके साथ जो मैं लिस्ट देख रहा था तो उसमें ये था कि एक सीनियर मंत्री के साथ जूनियर मंत्री लगे। तो मतलब ये उन्होंने अनुभव के आधार पे उनको बांटा है। जैसे अब स्वप्न दास गुप्ता के साथ जो भी कैबिनेट मंत्री, जो भी राज्य मंत्री रहेगा, वो नए चेहरे। स्वप्न दास गुप्ता मंत्री नहीं रहे, पर उनका बड़ा अनुभव है, वो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, और इसके अलावा संसद में उनका अनुभव है, उनका जो सामाजिक जीवन है वो भी उनका लंबा अनुभव है। तो उनके साथ जो भी मंत्रालय में रहेगा वो मंत्रालय खराब काम नहीं करेगा। और बाकी चुनौतियों की तो नए मंत्रियों के साथ, नए सरकार के साथ तो चुनौतियां रहती ही हैं, वो बनी ही रहेंगी बीजेपी के इस नए मंत्रिमंडल के साथ। तो शुभेंदु सरकार की तरफ से ये जो अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, और क्या आपको भरोसा है कि बतौर सीएम और अपनी टीम को साथ लेकर जिन अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई है, क्या ये खरी उतर पाएगी, या फिर इसमें अभी भी कोई कमी आपको नजर आती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। थैंक यू, नमस्कार।